नमस्कार, दोपहर 1 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत सबसे पहले जालौन से खबर, जहां पर भारी बारिश के चलते एक मकान की छत गिर गई। अब जिला प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का जिला प्रशासन ने ऐलान कर दिया है। पक्के मकान की क्षति होने पर 1,20,000 रुपए की अलग से सहायता राशि दी जाएगी। कोंच कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। हम आपको बता दें कि इस हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़ गई है। कुल 3 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है। मां, बेटा और बेटी, 3 सदस्यों की मौत अब तक हो चुकी है। एक की हालत इस वक्त नाजुक है, गंभीर है, जिसे अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। अब जिला प्रशासन ने आर्थिक मदद की घोषणा की है। तो बड़ी राहत की खबर इस परिवार के लिए। किस तरह से छत गिरी, मलबे से बाहर निकाला गया लोगों को, लेकिन तब तक 2 लोगों की जान चली गई थी। 2 व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर एक की और मौत हो गई है। यानी कुल मिलाकर 3 लोगों की मौत अब तक इसमें हो गई है, जबकि एक व्यक्ति इस वक्त काफी हद तक घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर बीएसपी ने भी अब कमर कस ली है। आज उपचुनाव को लेकर बीएसपी की बैठक हो रही है, जिसमें पार्टी नेताओं के संग मायावती भी मीटिंग में शामिल है। आगामी रणनीति पर चिंतन मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारी बैठक में मौजूद हैं और आगे किस तरह से उपचुनाव को लेकर काम करना है, पार्टी इस पर किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह से अपनी जीत सुनिश्चित करेगी, इन तमाम 10 सीटों पर इसको लेकर इस वक्त मंथन का दौर है। और उपचुनाव को लेकर ओपी राजभर का बयान सामने आया है। हम लड़ने वाले नहीं हैं। ओपी राजभर ने कहा कि एनडीए के प्रत्याशी को जिताएंगे, हम ये काम करने वाले हैं, यानी लड़ेंगे तो नहीं लेकिन लड़वाएंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, आपकी पार्टी को भी टिकट मांगेंगे आप अपनी पार्टी के लिए? नहीं भैया, हम लोग लड़ाएंगे, हम लोग लड़ने वाले नहीं है। हम लोग 200 सीट पर जो हमारा संगठन है, एनडीए का जो भी प्रत्याशी आएगा उसको हम लोग जिताने की कोशिश करेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे पर मायावती का बड़ा हमला हुआ है। खड़गे के बयान का जिक्र करते हुए मायावती ने उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान में मायावती ने कहा है कि किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। आरक्षण का श्रेय बाबा साहब को जाता है। कांग्रेस ने बाबा साहब के खिलाफ साजिश रची। मायावती ने सीधे सीधे खड़गे पर यह आरोप लगाया है। और कांग्रेस ने भी बीएसपी पर पलटवार किया। मायावती पर कांग्रेस का पलटवार, संविधान को कांग्रेस बचा रही है, तथ्यों को गुमराह करने का उन पर आरोप लगाया गया है। जो स्वयं दलित समाज से हैं, जिनका 50 वर्ष से ज्यादा का राजनैतिक संसदीय अनुभव है और लगातार संविधान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, तो तथ्यों को गुमराह करने से कभी कांग्रेस का महत्व कम नहीं हो जाता। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को हमेशा संविधान सम्मान दिया। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसे लागू करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और उनको सदैव आज भी उनके संविधान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। तो बहन कुमारी मायावती जी, दलित समाज जिसको सबसे ज्यादा इस सरकार में शोषित किया जा रहा है, सताया जा रहा है, आज उनके हक की भी लड़ाई, चाहे हाथरस हो, उम्भा हो, लखीमपुर हो, अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और बागपत में 8वीं क्लास का एक छात्र अपने बैग में तमंचा लेकर स्कूल पहुंच गया। छात्रों की नजर जब उस पर पड़ी तो वो दहशत में आ गए। मामला छपरौली के शहीद सत्यपाल सिंह उच्च प्राथमिक विद्यालय का है। आरोपी छात्र को स्कूल से निकाल दिया गया है। किस तरह से वो तमंचा लेकर पहुंचा, अब इस मामले की छानबीन भी की जा रही है। हालांकि इसमें पूरी तरह से लापरवाही बच्चे के परिजनों का है। किसकी बंदूक थी, क्या थी, अब ये जांच का विषय है। कल मैं तो छुट्टी पे थी, जैसे स्कूल में सुबह आई पता चला कि बच्चों से, मैडम कल ऐसा ऐसा हुआ। लड़का था, उसने हथियार लेकर आया था, जो भी था स्कूल में, मैं तो देखा भी नहीं आज तक। तो उसके बाद फिर मैंने पता चला, इस जानकारी के बाद मैंने उस बच्चे का नाम काट दिया रजिस्टर।
और अब खबर ग्रेटर नोएडा से लेते हैं, जहां पर ई रिक्शा चालक ने अपनी जान दे दी। बैंक कर्मियों पर परेशान करने का आरोप लगा। बैंक कर्मियों ने जब्त किया था ई रिक्शा। 25,000 रुपए के गलत लेन देन का विवाद था। मैनेजर समेत 3 बैंक कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नोबल कोऑपरेटिव बैंक के कर्मियों पर यह आरोप लगाया है, यानी पैसे वसूलने के लिए इतना ज्यादा दबाव बना ई रिक्शा के चालक पर कि आखिर उन्होंने अपनी जान दे दी। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि मैनेजर समेत 3 बैंक कर्मियों पर मुकदमा चलाया गया है। ये पूरा मामला नोबल कोऑपरेटिव बैंक के कर्मियों पर यह आरोप लगा है। द्वारा थाना बिसरक में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने नोबल कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि 25,000 रुपये के गलत लेन देन को लेकर बैंक कर्मियों द्वारा उनके पति का ई रिक्शा बैंक में गैर कानूनी तरीके से रख लिया गया। जब उनके पति अपना ई रिक्शा छुड़ाने गए तो बैंक कर्मियों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर के उनके पति द्वारा आत्महत्या कर ली गई। बादिया के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। गुण दोष के आधार पर शीघ्र ही विवेचना का विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। और कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हिजाब पहनकर कॉलेज आने वाली 3 छात्राओं को मामले में अब एक्शन तेज हो गया है। जिलाधिकारी ने एसडीएम को जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 बिंदुओं पर अब पूरी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। एसडीएम सदर को जांच सौंपी गई है। 17 अगस्त से पहले सौंपनी है जिलाधिकारी को ये जांच रिपोर्ट एसडीएम को। हम आपको बता दें कि बिल्हौर इंटर कॉलेज में छात्राओं के हिजाब पहनकर आने के बाद प्राचार्य शिक्षकों से विवाद हुआ था और अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए। और आईएएस आतंकी रिजवान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूपी एटीएस रिजवान को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार पुणे मॉड्यूल के सदस्य आईएएस आतंकी रिजवान हाजी को गिरफ्तार किया था। पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली पुलिस ने रिजवान के साथी शहनवाज को गिरफ्तार किया था। इस मॉड्यूल से जुड़े 15 संदिग्धों को उत्तर प्रदेश एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल अलीगढ़ के अलावा संभल, प्रयागराज, लखनऊ, रायपुर, रामपुर और कौशाम्बी तक ये मॉड्यूल फैला हुआ है। अब इसी की तलाश लगातार की जा रही है। और अब खबर ललितपुर से लेते हैं, जहां पर हाईवे पर कार सवार युवक के 7 दबंगों ने मारपीट की और फिर चेन, पर्स, अंगूठी, गाड़ी सब कुछ छीन कर ले गए। घायल युवक को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की है, जहां नवीन गल्ला मंडी के पास 10-15 युवकों ने कार को रोका, फिर कार चालक के साथ मारपिटाई की और फिर उसका सारा सामान के लेकर उड़ पड़े। और अब खबर बरेली से, जहां पर एक शख्स ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को एक सुसाइड नोट और एक मोबाइल भी हाथ लगा है, जिसमें एक वीडियो मिला है। वीडियो में शख्स बोल रहा है कि वो सुमन के बिना नहीं रह सकता। 22 साल कभी अकेले नहीं रहे। दरअसल सुमन मृतक की पत्नी थी, जिसकी जुलाई में मौत हो चुकी थी। तब से अब तक वो परेशान रह रहा था। सुसाइड नोट में मृतक मुरारी लाल ने भाई और भाभी पर परेशान करने का भी आरोप लगाया। पुलिस मामले की अब तफ्तीश में जुट गई है। ये पूरा मामला बारादरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मैं सुमन के बगैर नहीं रह सकता। सुमन की मुझे बहुत याद आ रही है। 22 सालों में कभी हम लोग अलग नहीं रहे, तो कैसे अलग रहूं उससे। मुझे माफ़ कर देना। सब लोग अपना ख्याल रखना। मेरे लॉकर में 10,000 रुपये रखे हैं। मेरा अंतिम संस्कार कर देना और मेरे और सुमन के अस्त्र संग में बहा देना। सब लोग खुश रहना।
और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अयोध्या में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। चौक के जमुनिया बाग में हुए प्रदर्शन में शामिल लोगों ने हाथों में बैनर ले रखा था। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप की अपील की। हस्तक्षेप न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आई। भारत सरकार से और मुझे विश्वास। और गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बांग्लादेशी बताकर मुस्लिम समाज के लोगों को पीटने के मामले में एक्शन हुआ है। मामले में मुख्य आरोपी पिंकी चौधरी को जेल भेज दिया गया है। गाजियाबाद के डासना जेल भेजा गया है। हम आपको बता दें, कल जिस तरह से बांग्लादेशी मुसलमान बताकर जो पिंकी चौधरी उसके समर्थक थे, उन्होंने इन बांग्लादेशियों पर हमला किया था, उनके सामान को तोड़ा फोड़ा था, उनको मारा पीटा था। इसी मामले में पिंकी चौधरी की गिरफ्तारी हुई। कल देर रात काफी ज्यादा हो हंगामा थाने में भी हुआ, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पिंकी चौधरी को जेल का रास्ता दिखा दिया गया है। यानी पिंकी चौधरी अब डासना जेल में बंद है। और आगरा में बाजार में अचानक कई राउंड फायरिंग हुई। लोगों ने पुरानी रंजिश की वजह से एक लड़के पर फायर किया। एक के बाद एक 5 राउंड फायरिंग की गई है। दुकान में घुसकर लड़के ने अपनी जान बचाई। आरोपी फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। मामला थाना कमला नगर क्षेत्र का है। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। बाद में कुछ घंटों के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश है, कोई पुरानी रंजिश का मामला है, जिसकी वजह से इस तरह से फायरिंग बदमाशों ने की इस लड़की पर। 3 युवकों द्वारा फायरिंग की घटना को कारित किया गया। इस संबंध में थाना कमलानगर पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों के मदद से चिन्हित करके तीनों युवकों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है तथा इसी संबंध में आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अमेठी में खाद्य तेल से भरा हुआ तेज रफ्तार टैंकर सड़क के किनारे पलट गया, जिसे देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अस्पताल आसपास के जो लोग थे वो बोतल, बाल्टी, केन, डब्बे सब लेकर मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने तेल लूटने में कोई कमी नहीं की। वहां पर तेल लूटने की होड़ मच गई। ग्रामीण सैकड़ों लीटर फॉर्च्यून तेल उठाकर अपने अपने घरों की तरफ निकल गए। हादसा जगदीशपुर कोतवाली के नेशनल हाईवे लुधियावा के पास हुआ। हालांकि बाद में पुलिस आई, लोगों को वहां से हटाया गया, लेकिन तब तक तो पूरी तरह से तेल लुट चुका था। हरदोई के पेहानी कस्बे में बच्चों ने अनोखी कावड़ यात्रा निकाली है। लोगों ने कावड़ यात्रा पर फूल बरसाकर स्वागत किया। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कावड़ यात्रा भुरीश्वर शिवालय तक पहुंची, जहां की देख कस्बे के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। बच्चे रंग बिरंगे ड्रेस पहने कावड़ लेकर चल रहे थे। ये कावड़ यात्रा बच्चों के अंदर धार्मिक अलख और त्योहारों के लिए आयोजित की गई थी। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। ये ट्रेन वाराणसी पहुंच चुकी है। इसके रूट को फाइनल करने की अंतिम प्रोसेसिंग चल रही है। केसरिया रंग में रंगी ट्रेन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आई है। आप भी देख सकते हैं किस तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस, वहां पर एक झंडा और पूरी की पूरी ट्रेन केसरिया रंग में रंगी दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि ट्रेन वाराणसी से हावड़ा तक चलेगी, लेकिन अब तक इसका फाइनल रूट तय नहीं हुआ है। 8 कोच वाली ट्रेन में अत्याधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं। देखिए, एक वंदे भारत का रेक हमारे पास 5 तारीख को आया है, जिसमें कि 7 चेयर कार और 1 एग्जीक्यूटिव क्लास का कोच है। अभी इसका डेस्टिनेशन और सोर्स का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और इसके विषय में जैसे ही रेलवे बोर्ड द्वारा सूचना दी जाती है आपको बताया जाएगा कि कहाँ से कहाँ के लिए चलेगी। बड़ा आकर्षित करने वाला ये कोचेज है, क्या कलर है और किस प्रकार आकर्षित कर रहा है? ये जो रेक आया वो बाहर से भगवा कलर का है और अंदर उसमें वही सारी आधुनिक सुविधाएं जो वंदे भारत के रेक में होती हैं। लगभग 600 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी इस रेक में है। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में एक और वंदे भारत बनारस को मिल सकता है? देखिए, इस विषय में कहना बहुत मुश्किल है कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी। इस विषय में जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रेलवे बोर्ड से आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र को एक और वंदे भारत की सौगात मिलने जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं
कि वंदे भारत वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के यार्ड में आके खड़ी हो चुकी है और जल्द ही इसका रूट तय किया जाएगा। सबसे पहले हम इस वंदे भारत की वो खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जिस रंग में ये रंगा हुआ है। ये पूरी तरह से केसरिया रंग में ये यानी कि गेरुआ कलर में ये वंदे भारत रंगी है और इसके साथ ही ब्लैक और स्लेटी कलर का समावेश इसमें है जो इसको काफ़ी खूबसूरत बता रहा है। 8 कोच की यह वंदे भारत है और अंदर तमाम वो सुविधाएं हैं जो वंदे भारत ट्रेनों में होती है। जल्द ही यह वंदे भारत ट्रेन यहाँ वाराणसी से संचालित होगा और बताया ये जा रहा है कि वाराणसी से हावड़ा तक इसको संचालित किया जाएगा। लेकिन एक जो अधिकारियों की जो बात है, जो अधिकारियों का ये कहना है कि अभी रूट तय नहीं की गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि हावड़ा तक ये संचालित किया जाएगा क्योंकि पिछले काफ़ी समय से एक नई ट्रेन की मांग थी हावड़ा तक के लिए। तो इसको देखते हुए यह वंदे भारत यहाँ पर भेजी गई है जो जल्द ही अपना रूट तय कर लेगी। लेकिन इसके संचालित होने के बाद वाराणसी में कुल 5 वंदे भारत जो ट्रेन है वो संचालित होनी शुरू हो जाएंगी। इसके पहले 4 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं और अब यह 5वां वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से अपना सेवा देना शुरू करेगी। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। और ग्रेटर नोएडा में भांजे ने मामा को गोली मार दी। घायल मामा अस्पताल में एडमिट है। घटना के पीछे पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना दनकौर थाना क्षेत्र की है जहां पर भांजे ने मामा को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन में ये गोली मारी गई है। हालांकि पुलिस अब लगातार इस मामले में छानबीन कर रही है। और पीलीभीत में शादी का झांसा देकर एक लड़के ठगी का मामला का सामने आया है। मामला थाना क्षेत्र के करेली के चपरौआ कुइया का बताया जा रहा है। राजा राम नाम के एक शख्स ने शादी का झांसा देकर 1,30,000 रुपए ठग लिए। राजा राम ने मऊ के एक देवी मंदिर में सपना की शादी कराई थी, मगर रास्ते में ही दुल्हन एक महिला के साथ चली गई। राजा राम ने कहा लड़की शादी से खुश नहीं है इसलिए चली गई। राजा राम ने 1,30,000 रुपए लौटाने का वादा किया था लेकिन पैसा वापस नहीं लौटाया। शामली पुलिस ने अपहरण कर नाबालिग से गैंगरेप के मामले में दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों 25-25 हजार रुपए के आरोपी हैं। दोनों 2015 से फरार चल रहे थे। पुलिस ने दिल्ली से इनकी गिरफ्तारी की है। आरोपी मुजफ्फरनगर के जौला गांव का रहने वाला है। आरोपी जगह बदल बदल कर रह रहा था, जिसमें पहले इस मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2015 से रिजवान और एक महिला अभियुक्त जो है फरार थे। इन पे 25-25 हजार रुपए का रिवार्ड घोषित था। दोनों की जो है गिरफ्तारी के लिए टीमें जो है कार्य कर रही थी। उसमें टीमों ने कार्य करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मिर्जापुर में 16 लाख लूट की खबर निकली फर्जी। पुलिस ने मामले को 24 घंटे के भीतर इसका खुलासा कर दिया। फाइनेंस कंपनी के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर खुद रचित साजिश, कर्ज होने की वजह से रचना की गई इस लूट की साजिश रची गई। भूसे के ढेर में पूरी रकम छुपा दी गई जिसे बाद में बरामद कर लिया गया। जमालपुर थाना क्षेत्र के फदावल गांव की घटना बताई जा रही है जहां पर लूट की खुद ही साजिश रची गई और फिर पुलिस में कंप्लेन किया गया, लेकिन पुलिस ने भी समय रहते यानी कि समय से पहले ही मामले का खुलासा कर दिया। पता चला कि लूट की घटना को उसी व्यक्ति ने अंजाम दिया था जिसने इसकी साजिश रची थी। जमालपुर में एक व्यक्ति है प्रवीण पटेल जो कि एक कलेक्शन एजेंट है। उसने ये बताया कि जब वो कलेक्ट करके अपना पूरा पैसा वापस आ रहा था तो 3 मोटरसाइकिल से 7 लोग जो थे वो उसका जो पूरा का पूरा कलेक्शन किया हुआ पैसा था उसको वो छीन कर भाग गए। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग वहाँ मौके पर पहुँचे और इस घटना के अनावरण के लिए हम लोगों ने कई टीमों को लगाया और तत्परता से हम लोगों ने जांच करने पे ये पाया कि इस तरह की कोई घटना हुई नहीं थी और जो वादी है चूँकि वो स्वयं कर्ज में डूबा हुआ था और लगातार जो कर्जदारों से उनके तगादों से वो परेशान चल रहा था, तो इसलिए उसने इस तरह की एक घटना को रचने का प्रयास किया।